सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। पिछले एपिसोड में हमने भारतीय फौज की नैतिकता, एथिक्स और इथोस के बारे में चर्चा की थी। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। ये टॉपिक भी हमारे सशस्त्र सेना दलों को ही समर्पित किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी सेना शौर्य, पराक्रम, वैलोर इसके लिए तो मशहूर है ही, लेकिन इसके अलावा वो अपने साथियों के प्रति उनका समर्पण, उसकी सहृदयता, समाज के प्रति उनकी देन, उत्तरदायित्व को निभाना, ये सब उनके विशेष गुणों के लिए भी हमारी फौज बखूबी जानी जाती है और आगे भी जानी जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज के एपिसोड का टाइटल है स्टोरीज ऑफ करेज, फोर्टिट्यूड, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड कंपैशन ऑफ इंडियन सोल्जर्स। आज के हमारे 5 हीरो हैं। पिछले एपिसोड में हमारे 4 हीरो थे। आज हम 5 हीरो के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ये 5 हीरो कौन से हैं? ये हैं ब्रिगेडियर जॉन पुरुषोत्तम दलवी, लेफ्टिनेंट जनरल रंजीत सिंह दयाल, लेफ्टिनेंट कर्नल आर्देशीर तारापुर, मेजर जनरल डेस्मोंड हाइड और कर्नल अशोक तारा। इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, ये तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे ही। इसके पहले भारतीय सेना के हाई स्पिरिट और समर्पण तथा कटिबद्धता का एक अनूठा नमूना मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। 1965 की भारत पाक लड़ाई में पंजाब के फिलौरा में एक भीषण टैंक लड़ाई हुई थी। उस टैंक लड़ाई में हमने 11 सितंबर को पाकिस्तान पर तो विजय हासिल की, लेकिन हमारे कई बहादुर सैनिकों को वीरगति भी प्राप्त हुई। उसमें से एक थे कमांडर मेजर भूपेंद्र सिंह। वो उस टैंक बैटल में बुरी तरह से जल गए थे। लगभग 90% से ज़्यादा वो जल गए थे। उसके बाद उन्हें दिल्ली के कमांड बेस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। वो जब लड़ रहे थे अपने टैंक पर, तो पाकिस्तान की एक कोबरा मिसाइल ने उनके टैंक को हिट किया और टैंक सहित वो जल गए। उन्हें जब दिल्ली के बेस मिलिट्री हॉस्पिटल में दाखिल किया गया, तो उस समय उनका हालचाल जानने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी वहाँ पहुँचे। जैसे ही शास्त्री जी मेजर भूपेंद्र सिंह के पास पहुँचे, वो अपने जीवन के अंतिम क्षण वो गुजार रहे थे, क्योंकि कुछ दिनों बाद उनका दुखद अंत हो गया। तो मानो वो अपने डेथ बेड पर थे। जब शास्त्री जी उनसे कुछ बात करने लगे, तो उनके आंखों से आंसू टपकने लगे। शास्त्री जी अचंभित हो गए कि इतना बहादुर फौजी और उसके आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं। उन्होंने ये बात उनसे पूछी। उन्होंने कहा, सर, ये आंसू इसलिए नहीं है कि मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे कुछ शारीरिक कष्ट हो रहा है, लेकिन ये आंसू इसलिए है कि मैं आज इस अवस्था में हूँ कि मैं मेरे देश को, प्रधानमंत्री को सैल्यूट भी नहीं कर सकता। तो ये एक फौजी का स्पिरिट होता है कि जबकि उसे मालूम है कि मौत उसके इर्द गिर्द मंडरा रही है, फिर भी वो अपने कर्तव्य परायणता को नहीं भूलता है और जो उसके संस्कार है उसे भी वो भूलना नहीं चाहता है। यही हमारी फौज की विशेषताएं रही है। आज के मुख्य विषय के ओर मोड़ने के पहले हम एक ऐसे योद्धा को याद करना चाहेंगे जिसकी पिछले सप्ताह में ही 100वीं जन्म शताब्दी थी। उस बहादुर फौजी का नाम है ब्रिगेडियर जॉन पुरुषोत्तम दलवी। जॉन पुरुषोत्तम दलवी, इन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में हिस्सा लिया था। वो अग्रिम मोर्चे पर थे। नेफा के, उस समय आज का जो अरुणाचल प्रदेश है, उसे उस समय नेफा के नाम से पहचाना जाता था। तो वो नेफा के नमकाचू फॉरवर्ड पोस्ट पर उनकी नियुक्ति हुई थी। और जैसा कि सबको मालूम है, 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने हम पर यकायक हमला कर दिया था। तो पहले ये युद्ध का जो मार पड़ी वो उन्हीं को पड़ी। और 22 अक्टूबर 1962 को चीन ने उन्हें बंदी बना लिया। उन्हें बंदी बनाने के पश्चात उन्हें
तिब्बत में एक अलग कैंप पर रखा गया था। हालांकि ये जिनेवा कन्वेंशन के खिलाफ था, क्योंकि जिनेवा कन्वेंशन कहती है कि सभी युद्धबंदियों को एक साथ रखा जाए, लेकिन चीन की एक कुछ अलग चाल है। आज भी अलग चाल है, उस समय भी अलग चाल थी, क्योंकि वो भारतीय सैनिकों को ब्रेन वॉश करना चाहते थे और भारत की जितनी बदनामी हो सके रिहाई के बाद उतनी ये बंदी अपने देश की करे, ये ही उनका कुनीति पहले से भी रही है और आज भी रही है। तो इसके चलते उन्हें लगभग 7 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में अपने साथियों से अलग रखा गया था। जब उनके साथ जो बर्ताव हुआ, तभी उन्होंने ठान लिया था कि जब उनकी रिहाई होगी तो वो देश को इस युद्ध की सच्चाई अवश्य बयान करेंगे, और उन्होंने वैसा ही किया। 4 मई 1963 को उन्हें रिपैट्रिएट कर दिया गया, भारत लाया गया। जैसा कि आर्मी का प्रोसीजर है, उनका डीब्रीफिंग होता है। उद्देश्य ये है कि क्या वो कोई ब्रेन वॉश तो नहीं हुए हैं, हमारे देश के सुरक्षा के लिए कोई समस्या तो खड़ा नहीं होती। ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, SOP जिसे बोलते हैं। तो वो उनके साथ किया गया, और बाद में उन्होंने धीरे धीरे जैसे ही स्थिति सामान्य होने लगी, उन्होंने एक किताब लिखने का निश्चय किया। जैसे ही उस समय जो परिस्थिति थी, कुछ लोगों को, कुछ आर्मी सर्कल में या पॉलिटिकल सर्कल में जैसे ही ये सूचना मिली कि वो कुछ सत्य बताने जा रहे हैं, ऐसा बताते हैं कि उन पर कुछ दबाव भी आया और वो सत्य न कहे, इसके लिए उन्हें कुछ प्रलोभन भी दिए गए जो कि कभी पूरे नहीं होने थे, क्योंकि उन्हें सत्य ही बोलना था और उन्होंने वो कहा। 1968 में उन्होंने हिमालयन ब्लंडर, द कर्टन रेजर ऑफ 1962 साइनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट, ये नाम से एक किताब लिखी। वो किताब आज भी मशहूर है, अनेक डिफेंस एक्सपर्ट उस किताब का दाखिला देते हैं, लेकिन उन्हें प्रमोशन से वंचित रखा गया क्योंकि उन्होंने सच बोलने का साहस किया। वही आज तक का भारत चीन जो सीमा समस्या है, जो कि आज भी हल नहीं हुई है, उसके बारे में जो हालात थे, ज़मीनी हालात थे, उन्होंने इस किताब में उन्होंने लिखे, और वही आज तक का ऑथेंटिकेटेड बैटल अकाउंट माना जाता है। क्योंकि उस समय की हमारी शर्मनाक पराजय के बाद उस समय के सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल हेंडरसन ब्रुक्स और उस समय के ब्रिगेडियर प्रेमेंद्र सिंह भगत, इनके नेतृत्व में एक जांच समिति बैठाई थी, इंक्वायरी कमीशन। उस इंक्वायरी कमीशन ने दिसंबर 1963 में अपनी रिपोर्ट तो सरकार को सादर की, लेकिन वो रिपोर्ट को आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसीलिए ब्रिगेडियर जॉन पुरुषोत्तम दलवी, इन्होंने जो कहा है वही आज तक का एक ऑथेंटिकेटेड बैटल अकाउंट करके उसे मान्यता प्राप्त हुई है, और वो रहस्य पर जब तक पर्दा रहेगा, इन्हीं की किताब को प्रमाण माना जाएगा। इतना महान कार्य उन्होंने किया है। लेकिन हम जो है, जो इस महान योद्धा की जो पिछले सप्ताह में जो 100वीं जन्म शताब्दी थी, वो लगता है देश भूल गया है। उसकी याद देश ने जिस तरीके से रखना चाहिए था उसने नहीं रखी। ये एक हमारे देश की दुर्भाग्य है और हमारी विडंबना भी है। दूसरा, अब हम 4 नायकों की ओर बढ़ेंगे 5 में से। तो इसमें से 3 नायक हमारे 1965 के लड़ाई के हैं। हम इन नायकों की जो युद्ध में भूमि पर जो भूमिका थी, उसके तकनीकी बाजू पर हम चर्चा करने नहीं जा रहे हैं। उनकी उस युद्ध के दौरान उनके साथियों के साथ, युद्ध के पश्चात निवृत्ति के बाद उनकी समाज के प्रति उनकी क्या देन रही, इस पर ही हम ज़्यादातर फोकस करेंगे। जैसा कि विदित है, उस 1965 के लड़ाई में पश्चिमी मोर्चे पर 5 भीषण लड़ाइयाँ हुई थी। वो लड़ाई कौन सी थी? वो लड़ाइयाँ थी बैटल ऑफ हाजीपीर, बैटल ऑफ असल अख्तर, बैटल ऑफ फिलोरा, बैटल ऑफ बर्की और बैटल ऑफ डोगराई। बैटल ऑफ हाजीपीर के लिए मेजर रणजीत सिंह दयाल, इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। बैटल ऑफ असल अख्तर के लिए क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। बैटल ऑफ फिलोरा के लिए
लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर इनको सम्मानित किया गया था। बैटल ऑफ बर्की तथा बैटल ऑफ डोगराई के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल डेसमोंड हाइट इनको महावीर चक्र सम्मान देकर सम्मानित किया गया था। तो हम अब पहले लड़ाई की ओर चलते हैं। वो लड़ाई थी बैटल ऑफ हाजी पीर। जैसा कि कुछ लोगों को मालूम होगा, ये हाजी पीर ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट है भारत की कश्मीर की सुरक्षा के लिए। ये आज की जो नियंत्रण रेखा है जिसको LOC कहते हैं, उससे लगभग 8 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में स्थित है। 1949 में कराची में भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो समझौता हुआ था, उसके बाद एक सीज फायर लाइन बनी थी। उसी को कुछ मामूली फेरफार करने के बाद 1972 में शिमला समझौते के बाद LOC में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो ये 1949 के कराची समझौते के अनुसार हाजी पीर ये पाकिस्तान को दे दिया गया था। लेकिन ये हमारे लिए उस समय भी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट था, आज भी है। 4 साल पहले जैसा कि आपको मालूम होगा, उरी में एक भीषण हमला हुआ था। ये उरी इस हाजी पीर से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। आज हमारे पास यदि हाजी पीर का ये दुर्गम ठिकाना हमारे कब्ज़े में होता तो शायद ये उरी का हमला न होता। ये स्थान उरी और पुंछ के बीच में स्थित है। इस हाजी पीर की लड़ाई में की कमान संभाली थी लेफ्टिनेंट जनरल, उस समय वो मेजर थे, रणजीत सिंह दयाल। उनके जांबाजी, पराक्रम, वैलोर के कई किस्से सेना में आज भी बताए जाते हैं। उसमें से कुछ एक किस्सा मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। अगस्त 1965 में जैसा ही युद्ध शुरू हुआ तो सरकार ने ये रेडियो पर घोषणा कर दी कि जो सैनिक अवकाश पर हैं, छुट्टी पर चले गए हैं, वो कृपया तुरंत अपने अपने बटालियन में हाजिर हो। ये सुनते ही कई सैनिक अपने गांव से जैसे तैसे अपने कमांड, अपने बटालियन में लौटना शुरू हुआ। ऐसे ही एक अल्फ़ा कंपनी थी जिन्हें कि इस लड़ाई में हमले का आदेश दे दिया गया था। उस अल्फ़ा कंपनी के जो कमांडर थे हर्ष यादव, वो अपने खुद के विवाह के लिए छुट्टी पे गए थे। ये बात मेजर रणजीत सिंह दयाल को पता थी। रणजीत सिंह दयाल ये डेल्टा कंपनी के कमांडर थे, जबकि हर्ष यादव ये अल्फ़ा कंपनी के कमांडर थे। और ये दोनों को बटालियंस को हाजी पीर पर हमला करने का आदेश प्राप्त हुआ था। रणजीत सिंह दयाल ने अपने सुपीरियर्स को ये कहा कि सर, हर्ष यादव अपने खुद के विवाह के लिए अपने गांव गए हैं, तो उन्हें कृपया न बुलाया जाए। तब कमांडर ने पूछा कि उस बटालियन का कमांड कौन करेगा, क्या इसका आपके पास जवाब है? उन्होंने जवाब दिया, सर, इन दोनों कमांड का नेतृत्व मैं खुद करूँगा, एक एडिशनल चार्ज मैं लूँगा। ये सुनते ही उनके सुपीरियर के पास और कोई चारा नहीं था। इसके बाद उन्होंने हर्ष यादव को टेलीग्राम से ये सूचित किया कि वो रेडियो पर जो अनाउंसमेंट हुआ है उसकी अनदेखी की जाए और वो अपनी छुट्टी वो कायम रखी जाए। तो ये एक अपने साथियों के प्रति जो संवेदनशीलता है, ये इस बहादुर सैनिक के पास थी। दूसरा एक उदाहरण, ये युद्ध में पाकिस्तान की पोजीशन बहुत फेवरेबल थी। वो ऊंची चोटी पर थे जबकि हम थोड़े नीचे थे। जब युद्ध शुरू हुआ, मूसलाधार बारिश हो रही थी। जैसे ही हमारे सैनिक अटैक करने के लिए बाहर निकले, पाकिस्तानी सैनिकों के नज़रों में वो आए और उनके निशाना बने। हमारी बहुत बड़ी तादाद में कैजुअल्टीज़ हुई ऊंची पहाड़ियों पर। कैजुअल्टीज़ के बाद ये जो मेजर रणजीत सिंह दयाल थे, इन्होंने कई सैनिकों को अपने कंधे पर उठाया। वो एक हट्टे कट्टे थे, मजबूत उनका हुलिया था। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं मेजर हूँ तो मैं अपने सैनिकों को कैसे उठाऊं। उन्होंने जो घायल सैनिक थे उन्होंने एक एक को अपने कंधे पर उठाया और नीचे बेस पर वो ले आए। इसके कारण
कई सैनिकों को समय पर इलाज प्राप्त हुआ और उनकी जान बची। बाद में रणजीत सिंह दयाल को युद्ध खत्म होने के बाद उन्हें वो ऊपर चढ़ते गए और लेफ्टिनेंट जनरल के पद से वो रिटायर हुए। निवृत्ति पश्चात वो कुछ समय के लिए अंडमान निकोबार तथा पुडुचेरी इन राज्यों के नायब राज्यपाल भी बने। निवृत्त उनका 2011 में कैंसर से देहावसान हो गया। उन्होंने मौत के पहले कुछ दिन अपने पत्नी को बताया था कि मैं भले ही इस दुनिया में न रहूं, लेकिन मेरी जो कंपनी है, मेरी जो बटालियन है, वो आखिर तक आपका ख्याल रखेगी। और वैसा ही हुआ। आज भी वो कंपनी उस परिवार की पूरी देखभाल करती है। आज उनकी पत्नी और बच्ची हरियाणा के पंचकुला में रहते हैं। और मज़े की बात यह है, उनका जो घर है, उस घर के ऊपर जो पट्टी है, उस पर लिखा है हाजी पीर। तो ये उनके लिए एक मॉन्यूमेंट है। तो ये इस बहादुर की कहानी मैंने आपको सुनाई। हमारे जो दूसरे नायक हैं आज के, उन्होंने बैटल ऑफ फिलोरा में भाग लिया था। इनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल आरदेशी तारापुर। ये टैंक बैटल में शामिल हुए थे। ये लड़ाई 8 सितंबर 1965 में हुई थी। फिलोरा ये पाकिस्तान के सियालकोट डिस्ट्रिक्ट का एक इलाका है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है हमारी सुरक्षा के लिए। फर्स्ट आर्मर्ड डिवीज़न ने उस लड़ाई में लगभग 17 पाकिस्तानी टैंक नष्ट किए थे। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर की विशिष्टता ये थी कि ये खुद पारसी थे। ये बहुत डीपली रिलीजियस व्यक्ति थे। लड़ाई शुरू होने के पहले उन्हें लगता है कुछ प्रीमोनिशन हुई थी, कुछ आगे क्या होने वाला है इस घटना की शायद उन्हें कुछ सूचना मिली थी, भनक लगी थी। लड़ाई शुरू होने के पहले उन्होंने अपने सेकंड इन कमांड जो थे मेजर निरंजन सिंह चीमा, उन्हें अपने पास बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं हो सकता है शायद इस लड़ाई में जीवित न रहूं। यदि मेरी इस लड़ाई में मृत्यु होती है तो उन्होंने उन्हें कहा कि आपने क्या क्या करना है। उन्होंने तो सबसे पहले कहा मेरे मरने के बाद मेरी अंत्येष्टि इसी रणभूमि पे की जाए। उन्होंने और बातें कही। उसमें था कि मेरा जो प्रेयर बुक है वो मेरे माताजी को दिया जाए, मेरी जो रिंग है वो मेरे पत्नी को दी जाए, मेरी जो गोल्ड चेन है वो मेरे बेटी को दी जाए और मेरा जो ब्रेसलेट है वो मेरे बेटे को दी जाए। वो लड़ाई तो हम 11 सितंबर को जीते, लेकिन लड़ाई जीतने के बाद जैसा ही वो अपने साथियों को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे थे खुले मैदान में, उनकी एक आदत थी, वो कभी ऐसे छुप के बंकर में या इसमें सलाह नहीं देते थे, खुले मैदान में आकर अपने साथियों से बात करते थे। वैसे ही वो बात कर रहे थे जबकि अचानक एक आर्टिलरी उनके टैंक पर आके गिरी। वो टैंक के पास खड़े थे और टैंक सहित वो भी जल गए और 2 या 3 दिन बाद उनका दुखद निधन हो गया। ये जो लड़ाई उन्होंने जीती 11 सितंबर 1965 को, उसके कुछ दिन पहले वो बुरी तरह से घायल हुए, लेकिन घायल होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को इवैक्यूएट करने से इनकार कर दिया था। उनका लेफ्ट हैंड ये स्लिंग में था और एक हाथ से उन्होंने वो लड़ाई जीती थी और हमें 11 सितंबर 1965 को विजय प्राप्त कर दी थी। लड़ाई शुरू होने के पहले उन्होंने अपने सैनिकों को हिदायत दी थी कि किसी भी हालत में सामान्य नागरिक को, सिविलियन को, कोई नागरिक को, महिलाओं को और बच्चों को कोई तकलीफ़ या हार्म नहीं होना चाहिए। हमारी लड़ाई नागरिकों के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई पाकिस्तानी नागरिकों के साथ है। इसका असर क्या हुआ? पाकिस्तान के पास उस समय भी बहुत सुपीरियर हथियार थे। उनके पास अत्याधुनिक पैटर्न टैंक थे, हमारे पास द्वितीय युद्ध के सेंचुरियन टैंक्स थे। ये विपरीत लड़ाई थी, लेकिन हमारा हौसला हमेशा की तरफ पाकिस्तान के मुकाबले काफ़ी ऊंचा था, इसलिए हम ये लड़ाई जीत सके। जैसा ही हमारा कॉन्वॉय, हमारे सेंचुरियन टैंक्स पाकिस्तानी इलाके में दाखिल हुए,
उनके नागरिकों को एहसास ही नहीं हुआ कि ये एनिमी टैंक है, दुश्मन के टैंक है, क्योंकि हमारे सैनिकों का जो लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर ने जो निर्देश दिया था, उनका वर्तन ऐसा था कि वो नागरिकों के बीच से जा रहे थे लेकिन उन पर हमला नहीं कर रहे थे, उन पर कोई अत्याचार नहीं कर रहे थे। तो उन्हें कुछ समय के लिए संभ्रम हुआ कि ये हमारे देश के सैनिक जा रहे हैं या हमारे दुश्मन के सैनिक जा रहे हैं। इतना आदर्श वर्तन हमारे सेना का था, यही हमारी महानता है। और ये इथिक्स हमारे जो कमांडेंट थे तारापुर, उन्होंने बखूबी निभाया था। उनके इस दुर्दम्य और वैलोर के लिए, पराक्रम के लिए उन्हें जो मिलिट्री का सर्वोत्तम पुरस्कार है परमवीर चक्र मरणोपरांत, उससे उन्हें सम्मानित किया गया था। अभी हमारी जो तीसरी नायक है उनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल डेस्मोंड हाइट। वो 3 जाट रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे। कुछ लोगों को मालूम होगा कि 1965 की लड़ाई में हम लाहौर के लगभग नज़दीक पहुंच गए थे और हम चाहते थे तो लाहौर पर भी कब्जा कर सकते थे, लेकिन वैसा आदेश नहीं था। लाहौर के इर्द गिर्द इछोगिल कैनाल नाम का एक नहर है। उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत मजबूत है, कंक्रीट से बनी हुई है। और लाहौर यदि हमें कैप्चर करना है तो वो कैनाल को तोड़ना ज़रूरी था। जैसा ही हम लाहौर की तरफ हमारी सेनाएं बढ़ने लगी तो उसके पहले एक डोगराई नाम का एक स्थान था, वो स्थान को पार करके ही लाहौर की तरफ बढ़ा जा सकता था। लेकिन जैसे ही हमारी फ़ौज आगे बढ़ने लगी तो पाकिस्तान ने जो इछोगिल कैनाल के ऊपर वो ब्रिज था, वो ब्रिज को उड़ा दिया ताकि भारतीय फ़ौज लाहौर शहर में दाखिल न हो। डोगराई कैप्चर करने के लिए भीषण लड़ाई हुई। ये लड़ाई का पूरा प्लानिंग, उसके दावपेच कमांडेंट डेस्मोंड हाइड इन्होंने रचे थे। डेस्मोंड हाइड अपने प्लानिंग के लिए, अपने बोल्डनेस के लिए जाने जाते हैं, आज भी जाने जाते हैं। 3 जाट ये एक बहुत ही वीरपूर्वक बटालियन है जिसका कि वो नेतृत्व कर रहे थे। इस बटालियन में अधिकतर हरियाणवी जाट थे। ये तो खुद जाट नहीं थे लेकिन कमांड जाट रेजिमेंट की कर रहे थे। तो इन्होंने सैनिकों के साथ एक हमदर्दी रहे, डे टू डे इसमें एक सहूलियत रहे। लेफ्टिनेंट कर्नल डेस्मोंड हाइड ये तो खुद जाट नहीं थे लेकिन अपने साथियों के साथ एक समन्वय रखे, उनके साथ आत्मीयता रखे। इस कारण उन्होंने हरियाणवी लहजा बखूबी सीख लिया था और उसी लहजे में वो अपने सैनिकों के साथ बात करते थे। जब डोगराई पर हमला बोला गया, पहला हमला सितंबर के पहले सप्ताह में हुआ और हमने डोगराई पर कब्जा किया। लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से वजह से हमें वहाँ से कुछ दिन बाद पीछे हटना पड़ा। 20 सितंबर को 3 जाट रेजिमेंट को फिर से आदेश मिला कि वो डोगराई को वो अपने कब्जे में कीजिए। 20 सितंबर को फिर से हमला किया गया और 21 सितंबर को भीषण लड़ाई के बाद हमने डोगराई नाम के महत्वपूर्ण स्थान को अपने कब्जे में कर लिया। इस लड़ाई में 3 जाट रेजिमेंट के 81 सैनिकों को वीरगति प्राप्त हुई, जबकि 300 पाकिस्तानी सैनिक इस लड़ाई में मारे गए। ये हमला शुरू होने के पहले लेफ्टिनेंट कर्नल डेस्मोंड हाइड इन्होंने अपने फौजियों को क्या कहा था? उन्होंने 2 महत्वपूर्ण आदेश अपने सैनिकों को दिए थे। एक था कोई भी सैनिक पीछे नहीं हटेगा और दूसरा था जिंदा या मुर्दा हमें डोगराई में ही मिलना है। तो ये हाई स्पिरिट था। इस तरीके से जो डोगराई की लड़ाई थी ये एक मिलिट्री के इतिहास में एक केस स्टडी करने के हिसाब से मानी जाती है। आज भी जो सैनिक स्कूल में प्रशिक्षण लेता है उसे डोगराई की लड़ाई, उसका प्लानिंग, उसके दावपेच, उसके पवित्र, इसकी डिटेल सूचना दी जाती है। उसी तरह लेफ्टिनेंट कर्नल डेस्मोंड हाइड के व्यक्तित्व के बारे में भी
बखूबी बताया जाता है। यही इस लड़ाई का महत्व है। 1978 में ब्रिगेडियर पद से डेसमोंड हाइड ये सेवानिवृत्त हुए। वो उत्तराखंड जिले के कोटद्वार गांव के रहने वाले थे। निवृत्ति पश्चात उन्होंने अपने गांव में रहना पसंद किया। उनके पास एंसेस्ट्रल 20 एकड़ ज़मीन थी। वो ज़मीन उन्होंने एक स्वयंसेवी संस्था को दे दी ताकि वहाँ पर एक बच्चों के लिए स्कूल चलाया जाए। ये दान करते हुए जो स्कूल स्थापित हुई, उन्होंने एक एहतियात बरता। यह एहतियात वो था कि उन्होंने कभी भी उस स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन में दखल अंदाजी नहीं दी। आज भी वो स्कूल चल रहा है और उस स्कूल को जो प्रार्थना थी वो प्रार्थना उन्होंने ही दी थी। वो प्रार्थना ऐसी थी, कदम बढ़ा के चल, सुर मिला के चल, आंधियों से ना तो डगमगा, सच की राह पर चल। 2011 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इन्हें प्राइड ऑफ गढ़वाल इस पुरस्कार से सम्मानित किया। निवृत्ति पश्चात लेफ्टिनेंट कर्नल डेसमोंड हाइड इन्होंने कई सामाजिक कार्य किए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो संगठन बना उसके वो संस्थापक सदस्य थे। 25 सितंबर 2013 में इस महान योद्धा ने अंतिम सांस ली। आज जो 3 लड़ाइयों की कहानी मैंने आपको सुनाई, उन कहानियों का सटीक वर्णन एक किताब में किया गया है। उस किताब का नाम है 1965। इस किताब के ऑथर हैं रचना बिस्त रावत। यह किताब में उन्होंने इन महान योद्धाओं का सविस्तर और विस्तार से वर्णन किया है। 2015 में जब भारत पाक देशों की जो 65 में लड़ाई हुई थी, उसकी 50 साल पूरे हुए थे। उस उपलक्ष्य में ये किताब प्रकाशित की गई थी। आज के हमारे जो अंतिम नायक हैं, उनका नाम है मेजर अशोक तारा। 19 दिसंबर 1971 में बांग्लादेश मुक्ति के लिए जो लड़ाई हुई थी, उसमें पूर्वी छोर पर मेजर अशोक तारा की बटालियन स्थित थी। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के नज़दीक एक गंगा सागर रेलवे स्टेशन है। उस रेलवे स्टेशन पर कब्जे के लिए भारत और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच भीषण लड़ाई हुई थी। ये लड़ाई 9 दिसंबर 1971 में हुई। इस बटालियन का नेतृत्व कर रहे थे मेजर अशोक तारा। इस लड़ाई में बहादुरी और पराक्रम के लिए लांस नायक अल्बर्ट एक्का, जो कि बिहार के रहने वाले थे, उन्हें परमवीर चक्र, ये सर्वोत्तम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये लड़ाई जीतने के बाद 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेनानी लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। पाकिस्तानी फौज ने तो शाम को 4:30 बजे उस दिन आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन उस समय के बंगबंधु जिन्हें कहा जाता है, उनका परिवार ये ढाका में एक मकान में उन्हें बंदी बना गया था। वो स्थान ढाका हवाई अड्डे से 20 किलोमीटर दूर एक धनमंडी नामक स्थान पे था। उनकी रिहाई होना बाकी था। समर्पण के बाद उनकी रिहाई के लिए मेजर अशोक तारा के नेतृत्व में एक टुकड़ी को भेजा गया था। जैसे ही मेजर अशोक तारा की टुकड़ी उस स्थान पर पहुंची, शेख मुजीबुर रहमान के परिवार को मुक्तता दिलाने के लिए, तो पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें ललकारा और उन्होंने कहा कि आप एक कदम भी आगे बढ़ोगे तो आपको मार दिया जाएगा। ये जो क्षण था ये बहुत निर्णायक था। मेजर अशोक तारा वो हमला बोलते तो वो खुद भी मारे जाते थे और उन्हें ऐसी इंस्ट्रक्शन थी पाकिस्तानी फ़ौज को कि कोई भी इन्हें रिहा करने के लिए आगे बढ़ेगा तो इस परिवार को पूरे मार दिया जाए। तो उस समय मेजर अशोक तारा ने
प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया, सूझबूझ दिखाई। वो निहत्थे हाथों अपने हथियारों को त्यागते हुए उन फौजियों के सामने दाखिल हुए। अपने उर्दू मिश्रित हिंदी में उन्होंने उन पाकिस्तानी सैनिकों को कहा कि यदि आपके सेना नायक ने आत्मसमर्पण न किया होता तो क्या मैं निहत्था आपके सामने खड़ा हो सकता था। ये कहते ही पाकिस्तानी फौजियों में हलचल हो गई। उन्हें लगा कि सही में हमारे नायक ने आत्मसमर्पण कर दिया। उस समय आज के तरह की से संचार व्यवस्था सुदृढ़ नहीं थी, इसलिए उनके सेना नायक ने भारतीय सेना नायक के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, ये सूचना उन्हें नहीं मिली थी। तो ये वाक्य सुनते ही उनमें हलचल मच गई। उसके पश्चात मेजर तारा ने उन्हें आश्वस्त किया कि वो यदि हथियार डालते हैं, समर्पण करते हैं, तो उनकी सुरक्षा की वो पूरी तरह से जिम्मा उठाने को तैयार है। ये सुनते ही पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए और मुजीबुर रहमान की पूरी फैमिली को उन्होंने मुक्त किया। उस फैमिली में उस समय आज की बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद भी मौजूद थे। उस समय वो मात्र 24 साल की थी, उनकी आयु 24 साल की थी और उनके गोद में एक नन्हा बच्चा भी था। तो एक निहत्था भारतीय सैनिक अधिकारी एक भावी देश के प्रधानमंत्री को किस तरीके से सुरक्षित बाहर निकाल लेता है, ये अपने आप में एक अद्भुत कहानी है। और सही मानों में मेजर अशोक तारा ये देश के दूत, एम्बेसडर साबित हुए हैं। बाद में कर्नल पद से 1994 में मेजर अशोक तारा ये सेवानिवृत्त हुए। कई साल बीते, ये घटनाएं गुमनामी में चली गई। किसी को मालूम नहीं था कि एक निहत्थे सैनिकों ने हमारे बांग्लादेश की भावी प्रधानमंत्री को सुरक्षा दी थी। जब 1912 में शेख हसीना वाजिद सत्ता में लौटी तो उन्हें याद आया कि एक भारतीय सैनिक ने उन्हें कैसे बचाया था। उन्होंने भारत की सरकार को संपर्क स्थापित किया कि एक अशोक मेजर तारा नाम का एक सैनिक था जिन्होंने मुझे बचाया था, मैं उसका सम्मान करना चाहती हूँ। तो जैसा कि विदित है, हमारे रक्षा मंत्रालय में भी ब्यूरोक्रेसी है और ब्यूरोक्रेसी की तरह भी वो भी सुस्त है। जब बांग्लादेश से सूचना मिली तो उसे गंभीरता से नहीं लिया गया। जब बार बार बांग्लादेश सरकार ने इस मुद्दे को उठाते रहा, तब उन्हें एहसास हुआ कि नहीं, ये मामला कुछ संगीन है, गंभीर है। तो ढूंढना शुरू किया कि ये व्यक्ति कहाँ है। मंत्रालय के पास सूचना नहीं थी, उनका प्रेजेंट एड्रेस नहीं था। तो फिर उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों का जो संगठन था उसकी सहायता ली और उसकी सहायता लेकर इस बहादुर सैनिक के पास वो पहुँचे। वो उस समय दिल्ली स्थित नोएडा में रहते थे। उन्हें बुलाया गया और 1912 में शेख हसीना ने उन्हें बांग्लादेश आने का निमंत्रण दिया। मेजर अशोक तारा को ढूंढ निकाला गया। उसके पश्चात बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने उन्हें बांग्लादेश आने का निमंत्रण दिया। वो साल था 2012। 2012 में उन्होंने अशोक तारा को फ्रेंड ऑफ बांग्लादेश नामक पुरस्कार से सम्मानित किया। अप्रैल 2017 में शेख हसीना वाजिद भारत के दौरे पर आई। उस समय बांग्लादेश युद्ध के अनेक सैनिकों का सम्मान किया गया सार्वजनिक रूप से। उस समारोह के दौरान मोदी जी के साथ बैठते हुए उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इस घटना का सविस्तर वर्णन श्रोताओं को सुनाया, मोदी जी को भी सुनाया कि किस तरह एक बहादुर भारतीय सैनिक ने उनकी जान बचाई, वरना आज वो यहाँ नहीं रहती। तो ये क्या दर्शाता है? ये बहादुरी दर्शाता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड दर्शाता है, कंपैशन दर्शाता है और अपने देश के प्रति कटिबद्धता और समर्पण भी दर्शाता है। तो ये सब पराक्रम के अलावा जो गुण में है एकत्रित हुए हैं। इसी
गुणों के कारण भारतीय फौज आज तक जानी गई है, आगे भी जानी जाएगी। यह सब कहानियाँ यंग जनरेशन को बताना ज़रूरी है, क्योंकि फिर हमारे सेना के बारे में जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है, आज भी फैलाई जा रही है। आज हम चाइना के साथ जो भी कुछ हो रहा है, बहुत क्रिटिकल स्थिति में अपने आप को पा रहे हैं। तो चीन तो प्रोपेगेंडा युद्ध में माहिर है। तो इसमें हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इन जो स्टोरी है बहादुरी की, चतुराई की, इसे बार बार याद किया जाए और युवा पीढ़ी के सामने आदर्श के रूप में इसे पेश किया जाए। यही आज के एपिसोड का संदेश है। धन्यवाद। जय हिंद।